यहां से कल कल हमारा यहां तक हो गया था एमसीक्यू सारे। अब हम बात करेंगे क्रेब साइकिल। मैंने बताया था क्रेब साइकिल नेक्स्ट स्टेप है। कब? जब आपकी एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होगी। और एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस कब होगी? जब आपको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही है। मान लीजिए आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो बॉडी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो, और जितनी उससे ज्यादा या उसके बराबर आपको अगर मिल रही है, तो इट मींस क्या है कि आप एरोबिक एक्टिविटी कर रहे हैं और आपका जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एंड प्रोडक्ट पायरुविक एसिड बन रहा है, तब ये एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस बोलेगी। एंड प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट। अब आपकी एक्टिविटी कंटिन्यू है, चलती रह रही है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस मतलब सफिशिएंट ऑक्सीजन आपको मिल रही है। उस कंडीशन में क्या होगा? जो पायरुविक एसिड है, मैंने कल बताया भी था आपको, वो क्या फॉर्मेट करेगा? एसिटिल कोएंजाइम ए। क्या बनाएगा? एसिटिल कोएंजाइम ए। ये ध्यान रखिएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, आपको इनके जो रिएक्टेंट है उनके बारे में पता करना है, याद करना है। कारण क्या है? यही रिएक्टेंट आपको नेट के एग्जाम में आएंगे। तो देखिए, पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम ए जब बना, और पायरुवेट कितने कार्बन का था? 3 कार्बन का। एसिटिल कोएंजाइम ए कितने कार्बन का बना? 2 कार्बन का। इसमें एटीपी नहीं बनता है, इस प्रोसेस में एटीपी नहीं बनता है। लेकिन इसमें एक चीज ये मिल जाती है, जो एसिटिक एसिड, पायरुवेट से सबसे पहले एसिटिक एसिड बना, जो मैंने कल भी बताया था। और एसिटिक एसिड ने अपना जो हाइड्रोजन है, नॉर्मली ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन को प्रोटॉन बोलते हैं और हाइड्रोजन के साथ एक चार्ज होता है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन ही उस इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, वही जाता है, वही ट्रांसफर होता है। तो एनएडी ने हाइड्रोजन को, मतलब प्रोटॉन को लिया और साथ में इलेक्ट्रॉन भी कैरी कर लिए। दोनों चीजें इसने कैरी कर ली और उसके बाद एसिटिल कोएंजाइम ए बना दिया। मैंने बताया था नेट प्रोडक्ट क्या क्या बना था एसिटिल कोएंजाइम ए जब बना था। तो नो एटीपी प्रोड्यूस, 2 एनएडी H प्लस H प्लस ये बने, 2 कार्बन डाइऑक्साइड बने और 2 एसिटिल कोएंजाइम ए बना। ये नेट में पूछ सकता है, ये हमेशा याद रखना, इसलिए मैंने ये बॉक्स आपको दिखाया वहां पर। अभी जो एसिटिल कोएंजाइम ए है, यही पार्टिसिपेट करेगा क्रेब साइकिल में। क्रेब साइकिल को चलाने के लिए एसिटिल कोएंजाइम ए का होना बहुत जरूरी है। विदाउट एसिटिल कोएंजाइम ए क्रेब साइकिल आपकी चल नहीं पाएगी, चल नहीं सकती। ये आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, इसमें लिखा भी हुआ और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी सकता है वहां पर कि क्रेब साइकिल को जो स्टार्ट करने, इनिशिएट करने के लिए कौन सा कंपाउंड या कौन सा सबस्ट्रेट चाहिए? तो आंसर क्या होगा? एसिटिल कोएंजाइम ए। और ये कहां बनेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है, वंस फॉर्म्ड एसिटिल कोएंजाइम ए एंटर्स द क्रेब साइकिल आल्सो कॉल्ड द सिट्रिक एसिड साइकिल। ये भी ध्यान रखिएगा, सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राइसाइक्लिक एसिड साइकिल, ये क्रेब साइकिल के 2 और नाम है। कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्रेब साइकिल क्या है? साइकिल से ही इसका नाम पता चल जाता है कि साइकिल का मतलब एक कंप्लीट साइकिल है। तो कंप्लीट कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट परमिट द कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए। नेट के पर्पज से ये चीज ध्यान रखना कि क्रेब साइकिल में एसिटिल कोएंजाइम ए का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब एसिटिल कोएंजाइम ए के पास जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन, ये दोनों हैं, उसने एनएडी या एफएडी को दे देने हैं। तो फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल दैट एंटर्स द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट आर फॉर्म। जब एक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है, तो टोटल 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनते हैं। जब पायरुवेट 2 बनेंगे तो ऑब्वियसली पायरुवेट किसमें टूटा? एसिटिल कोएंजाइम ए में। तो एसिटिल कोएंजाइम ए भी 2 ही बनेंगे। अब एसिटिल को, ये क्रेब साइकिल की स्टेप्स है, बहुत सारी ये केमिकल रिएक्शंस है, आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे यहाँ पे सारी केमिकल रिएक्शंस है। एसिटिल कोएंजाइम ए कहां एंटर करा? सबसे पहला प्रोडक्ट क्रेब्स, ये पूरी साइकिल है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट ये सबस्ट्रेट हैं या केमिकल है, मॉलिक्यूल है। साइट्रेट एक केमिकल है, आइसोसाइट्रेट बना उससे, फिर अल्फा कीटोग्लूट्रेट बना, सक्सिनिल कोएंजाइम ए बना, सक्सिनेट बना। ये सब चीजें इतना आपका याद करना भी थोड़ा मुश्किल है आपके लिए नेट में, और इससे डीपली इतना नहीं पूछ सकते कि इसके बाद कौन सा बना। बस क्या पूछ सकते हैं वो कि एसिटिल कोएंजाइम ए जब क्रेब साइकिल में एंटर करता है तो वो सबसे पहले किससे मिलता है, किससे जुड़ता है, किससे ऐड होता है, किसके साथ मिलता है? तो देखिए, ये आपको एक प्रोडक्ट दिख रहा है, ऑक्जेलो एसीटेट दिख रहा है। ये जब यहां जा रहा है
और इससे एसिटिल को एंजाइम ये साथ में मिल जा रहा है, ऑक्सैलो एसीटेट। तो सबसे पहला जो स्टेप है क्रेब्स साइकिल का वो ऑक्सैलो एसीटेट से ही शुरू होता है और इसी के साथ मिलकर एसिटिल को एंजाइम ये क्या बनाता है, अगला बनाता है साइट्रेट। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहला क्रेब्स साइकिल का क्या सबस्ट्रेट है, ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन का। इसने एसिटिल को एंजाइम ए के साथ मिलके एसिटिल को एंजाइम ए ने अपना दोनों कार्बन ऑक्सैलो एसीटेट को दे दिया और जो 4 कार्बन थे ये 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनाया जिसे बोलते हैं साइट्रेट। पूरी प्रोसेस चलती है, देखिए साइट्रेट बना, उसके बाद नेक्स्ट बना और ये साइट्रेट 6 कार्बन का बना, फिर इससे आइसोसाइट्रेट बना वो भी 6 कार्बन का। अब देखिए ये आइसोसाइट्रेट, ये 6 कार्बन का मतलब 6 कार्बन ही नहीं है, इसमें हाइड्रोजन भी होगा ऑक्सीजन भी होगा। जैसे ग्लूकोज, हम नॉर्मली इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल दे रहे हैं, ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है लेकिन उसके साथ हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। तो यहाँ पे भी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये जो आइसोसाइट्रेट है इसमें जो हाइड्रोजन है मतलब प्रोटॉन और जो हाइड्रोजन के साथ जो इलेक्ट्रॉन है इसमें वो दोनों NAD के साथ मिलकर NADH प्लस H प्लस बना देंगे। इसका मतलब आइसोसाइट्रेट का ऑक्सीडेशन हुआ, आइसोसाइट्रेट ने अपना हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों NAD को दे दिए। NAD सिर्फ कैरियर था, इलेक्ट्रॉन कैरियर। नेट में पूछेगा ये कि मेटाबॉलिक रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन कौन है, तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन कैरियर है अगर आप मेटाबॉलिक रिएक्शन देखते हैं। वैसे तो बहुत है लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शन में 2 ही इलेक्ट्रॉन कैरियर है। पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर है FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, दूसरा इलेक्ट्रॉन कैरियर है NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर। नेट में ये पूछेगा, ये दोनों हाइड्रोजन भी कैरी कर रहे हैं मतलब प्रोटॉन भी कैरी कर रहे हैं। इसका मतलब ये प्रोटॉन कैरियर भी है, इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है और प्रोटॉन कैरियर भी है। ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कैरियर है। अब इसमें ये बोल सकते हैं कल मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आपको मैंने बताया था, उसके बाद जैसे ही पाइरुवेट मैंने बताया था एसिटिल को एंजाइम ए बनाता है या बनता है पाइरुवेट से, तो वह क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाता है, भी मैंने आपको बताया, और उसमें पार्टिसिपेट करेगा। और ये ध्यान रखिएगा NAD और FAD दोनों क्या कहलाएंगे, या तो इलेक्ट्रॉन कैरियर या प्रोटॉन कैरियर, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है वो। अगर इलेक्ट्रॉन कैरियर पूछ दिया और प्रोटॉन कैरियर पूछ दिया, आपने इलेक्ट्रॉन कैरियर ही याद रखा है तब कंफ्यूज होंगे। तो NAD FAD इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है, NAD FAD प्रोटॉन कैरियर भी है, और प्रोटॉन किसे बोलते हैं, हाइड्रोजन को। तो NAD FAD हाइड्रोजन कैरियर भी कहला सकता है। तो इन 3 टाइप से कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा वो नेट में कि हाइड्रोजन कैरियर कौन सा है, इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन सा है, या प्रोटॉन कैरियर कौन सा है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये चीज इतनी हो गई। अब इसमें ये जो आइसोसाइट्रेट है इसका ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब NAD ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइड्रोजन सबको कैरी करके ये एक रिड्यूस्ड एजेंट बना दिया जिसे बोलते हैं NADH प्लस H प्लस। उसके बाद फिर प्रोसेस हुई, फिर दूसरी प्रोसेस में अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है इसने इसका भी ऑक्सीडेशन हुआ और NAD से NADH प्लस H प्लस बना, मतलब इसने कैरी कर लिया। इस NAD ने प्रोटॉन को और इलेक्ट्रॉन दोनों को कैरी कर लिया है। ऐसी ये प्रोसेस होती गई और देखिए नेक्स्ट प्रोसेस में यहां पर ADP से ATP बन गया। और ये ध्यान रखिएगा ग्लाइकोलाइसिस हो या क्रेब्स साइकिल, दोनों में सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है। और जिस सबस्ट्रेट लेवल का फास्फोराइलेशन का मतलब कोई भी मॉलिक्यूल अपना फॉस्फेट ग्रुप किसको दे दिया, ADP को दे देता है सिंपली बिना ऑक्सीडाइज्ड हुए। ठीक है, ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है। और ये कहां पाया जाता है, सिर्फ 2 ही जगह होता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, एक होता है ग्लाइकोलाइसिस में, एक होता है क्रेब्स साइकिल में। इन दोनों में ही सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है। नेट में पूछ सकता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन नहीं होता है, वहां ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अभी बताऊंगा। और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्या होता है। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन का मतलब यही हुआ कि एक फॉस्फेट ग्रुप किसी मॉलिक्यूल से निकलकर ADP के पास चला गया, उस ADP ने उस फॉस्फेट ग्रुप को पकड़कर ATP का निर्माण किया, ATP प्रोड्यूस किया। बस सिंपल फास्फोराइलेशन का मतलब ये हुआ। उसके बाद देखिए ATP, यहाँ पे ADP से ATP बना। अब ये FAD दूसरा जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है यहां पर काम आया। ग्लाइकोलाइसिस में इसका कोई रोल नहीं था, ये कहां पर काम आया, क्रेब्स साइकिल में। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा आप नेट के पर्पज से कि NAD तो ने इलेक्ट्रॉन कैरियर है और 2 जगह पार्टिसिपेट किया, ग्लाइकोलाइसिस में भी और क्रेब्स साइकिल में भी। लेकिन जो FAD है उसने सिर्फ एक ही जगह पार्टिसिपेट किया, क्रेब्स साइकिल के अंदर।
तो FAD ने सक्सीनेट से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को कैरी करके FADH2 बनाया। देखिए ये FADH2 बनाता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस चलती गई, फिर यहां पर मेलेट ऑक्सीडाइज हुआ। मेलेट ने NAD को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन देकर NADH प्लस H प्लस बना दिया। तो ये एक साइकिल चली है। इस एक साइकिल के चलने से कितने NAD बने? एक NADH प्लस H प्लस यहां बना, एक NADH प्लस H प्लस यहां बना, और मतलब 3 NAD से NADH प्लस बने एक साइकिल में, और एक FAD से FADH2 बना, और एक ATP बना। लेकिन मैंने शुरू में बताया था टोटल एसिटिल कोएंजाइम ए 2 थे उस समय, तो ये एक एसिटिल कोएंजाइम ए एक साइकिल में यूज हुआ। ऐसी क्रेब्स साइकिल में टोटल 2 साइकिल चलती है, और 2 साइकिल जब चल रही है तो ये जो पूरे प्रोडक्ट बना, ये एक साइकिल में इतने बने, ऐसे दो साइकिल चलेगी तो टोटल 3 NADH प्लस H प्लस बनेगा, 2 FADH2 बनेगा, और 2 ATP बनेगा एक बार में। ठीक है, अब टोटल कितने बनेंगे? 6। कैसे? एक साइकिल में 1 2 3 बने, दूसरी साइकिल में फिर 1 2 3 बने, टोटल 6 NADH प्लस H प्लस बनेंगे। और FAD एक साइकिल में 1 बना, दूसरी साइकिल में फिर 1 बनेगा, टोटल कितने हो गए? 2 FADH2 बनेगा। ये देखिए समरी लिखा हुआ है, इस समरी में भी यहां पर लिखा हुआ है समरी ऑफ क्रेब्स साइकिल। यही समरी आपको नेट के पर्पज से याद रखनी है। और एक मैंने बताया था कि ऑक्सैलो एसीटेट पहला सबस्ट्रेट है जो एसिटिल कोएंजाइम ए से मिलके सिट्रेट बनाएगा। पहला समरी क्या है? डज नॉट डायरेक्टली यूटिलाइज ऑक्सीजन बट मस्ट बी एरोबिक। इस पूरी प्रोसेस में ऑक्सीजन कहीं पे भी इसका रोल नहीं है। ऑक्सीजन का देखिए कहीं पे भी ऑक्सीजन का रोल नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ये पूरी प्रोसेस पॉसिबल है। दूसरा, ये कहां पर होती है क्रेब्स साइकिल? मैंने नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया बताया, लेकिन अगर एग्जाम में पूछ लिया ये, तब क्या करेंगे? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स अगर यहां आ गया तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कंप्लीट होती है क्रेब्स साइकिल। ये ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का एक पार्ट है, बहुत पार्ट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। टोटल कितने एटीपी बनेंगे? 2 एटीपी, क्योंकि एक साइकिल में एक एटीपी बना, ऐसे 2 साइकिल चलेंगी, क्योंकि 2 एसिटिल कोएंजाइम ए थे तो 2 एटीपी बनेंगे। टोटल कितने NADH प्लस H प्लस बनेंगे? टोटल 6 NADH प्लस H प्लस बनेंगे, क्योंकि एक साइकिल में 3 बनते हैं, 2 साइकिल में 6 बनेंगे। टोटल कितने FADH2 बनेंगे? 2 FADH2 बनेंगे, और 4 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बाहर निकलेंगे हमारे नोज के थ्रू। इट मींस अगर आपसे पूछा जाए नेट में कि व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट और व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल, तो आप क्या आंसर देंगे? सबसे मेन बाई प्रोडक्ट या एंड प्रोडक्ट है क्रेब्स साइकिल का कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आप बोले तो। उसके बाद एंड प्रोडक्ट ये भी है, ATP भी है, NADH प्लस H प्लस भी है, FADH2 भी है, लेकिन सबसे ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये ध्यान रखिएगा। और ये सारी प्रोसेस को कौन स्पीड अप करता है? एंजाइम्स, डिफरेंट एंजाइम्स हैं, वो स्पीड अप करते हैं। अब ये तो मैंने आपको सिंपली बता दिया, अगर इसको आप डीपली पढ़ना चाहते हो तो देखिए इसकी स्टेप्स हैं पूरे। ये स्टेप्स मैं आपको नोट्स दे दूंगा कि कैसे बता रखा और डीपली, कि 2 कार्बन एसिटिल कोएंजाइम कंबाइंस विद 4 कार्बन मॉलिक्यूल ऑक्सिलो एसीटेट। मैंने अभी बता भी दिया आपको कि जो 2 कार्बन है वो 4 कार्बन से मिलके बनेगा। उसके बाद फिर ये प्रोसेस में बता रखा है, देखिए नेक्स्ट में ये देखिए, द एटम ऑफ सिट्रिक एसिड आर रीअरेंज टू बिकम आइसोसाइट्रेट। ये सब पूरी साइकिल जो है उसी के बारे में बता रखा है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, 2 रिएक्शन अकर इन द फर्स्ट स्टेप 3, देखिए इसमें कि ये भी सेम बता रखा है कि NAD ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटोनों को कैरी करा और NADH प्लस H प्लस बना दिया। किस रिएक्शन में? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, रिमूव हुई, वेस्ट प्रोडक्ट बना। ये सब चीजें इसमें बता रखा है यहाँ पे, यही चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अब ये डिफरेंट डायग्राम है, कहीं पर ऐसा डायग्राम दे रखा है, कहीं पर ये है, सेम है डायग्राम वहां पे। इसमें ATP दिखा रखा है आपको, ठीक है, ये भी सेम है, इनके प्रोडक्ट के नाम भी लिखे हुए हैं। उसके बाद ये और कॉम्प्लिकेटेड और इजीली, अगर इसको डीपली पढ़ेंगे इस डायग्राम को आप इजीली पढ़ सकते हैं वहां पे, लेकिन है सब सेम ही। और ये हाथ से बनाया हुआ डायग्राम है। इसमें देखिए ये जो गोले गोले हैं, इन गोलों का मतलब क्या है? ये कार्बन को दिखा रहा है यहाँ पे, टोटल ये कार्बन को दिखा रहा है। देखो ऑक्सिलो एसीटेट 4 कार्बन का था, एसिटिल कोएंजाइम 2 कार्बन का था, इसने इसको 2 कार्बन दे दिए, तो टोटल 4 और 2 6 कार्बन का सिट्रेट बन गया। इसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका? सिट्रेट का। जब सिट्रेट का ऑक्सीडेशन हुआ तो इसने अपना हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों NAD को दे दिया। जब NAD को दिया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो
NaDH प्लस H प्लस बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। ऐसे सेकंड नेक्स्ट प्रोसेस में भी यही हुआ। ये एक जीडीपी वर्ड आ रहा है, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट। एक्चुअल में क्रेब्स साइकिल में जीडीपी ही बनता है, लेकिन ये जीडीपी जो है, जीडीपी का मतलब हुआ गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी सेम हाई एनर्जी कंपाउंड है एटीपी की तरह, सेम बिल्कुल। तो ये एडीपी को एक अपना फॉस्फेट देके एटीपी बनवाता है बस। ये जो जीडीपी है, नॉर्मली देखिए कहीं कहीं जीडीपी से जीटीपी बना हुआ है, नॉर्मल ये सेम ही एटीपी जैसा ही होता है। ये हाई एनर्जी कंपाउंड होता है और सेम होता है, इसमें एटीपी और जीडीपी में कोई अंतर नहीं है। गुआनोसिन डाइफॉस्फेट इसे बोलते हैं, सेम। अब इसका थोड़ा लिटरेचर लिखा हुआ, द क्रेब्स साइकिल इज अ साइकिल बिकॉज इट बिगिंस एंड एंड्स विद द सेम सबस्ट्रेट। देखिए ये स्टार्ट भी और खत्म भी एक ही सबस्ट्रेट से होती है, जिसका नाम है ऑक्जेलो एसीटेट। नेट में ये प्रश्न पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि क्रेब्स साइकिल जो है वो स्टार्ट कहां से होती है और खत्म कहां पर होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑक्जेलो एसीटेट स्टार्ट होती है, ऑक्जेलो एसीटेट पे ही खत्म होगी। द साइकिल इज an 8-step process that actually comprises 2 metabolic pathway. One pathway is step 1 to 3 and second pathway is step 4 to 8. ये बता रखा है इसमें लिटरेचर में, जो मैंने पीछे स्टेप्स बता रखे हैं। तो क्रेब्स साइकिल, द कन्वर्जन ऑफ, येलो में जो लिखा है इसको पढ़ते हैं। द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम A to succinate in the Krebs cycle results in the generation of guanosine triphosphate, a high energy compound similar to ATP। ये भी मैं बता चुका हूं, ATP की तरह ही होता है। तो GTP देन ट्रांसफर, GTP अपना एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडीपी को देके एटीपी ही बना देगा से। और दीज टू एटीपी, दो एटीपी जो बनेगा फॉर्म बाय सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोरेस। मैंने ही बताया कि ग्लाइकोलाइसिस हो या क्रेब्स साइकिल, दोनों में जो एडीपी को जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलेगा वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन ही कहलाएगा, जिससे एटीपी बनेगा। ये आपका क्रेब्स साइकिल नॉर्मली खत्म हो गया। इसमें क्रेब्स साइकिल छोटा सा है, लेकिन आपको सबसे मेन एग्जाम के पर्पज से क्या याद रखना है, ये जो यहाँ पे ग्रीन कलर में है कि क्रेब्स साइकिल कहां पर होती है। आंसर इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी बनते हैं? एक साइकिल में एक एटीपी, दूसरी साइकिल में दूसरा एटीपी, मतलब टोटल 2 एटीपी बनते हैं। एक्चुअल में जीटीपी बनता है, वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अपना निकालकर एडीपी को देकर एटीपी बनाता है। कितने NAD या कितने रिड्यूस NADH बनते हैं? कितना टोटल? 6 NADH प्लस H प्लस बनते हैं। और कितने FADH2 बनते हैं? 2 FADH2। बाई प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीजें आपको नेट के पर्पज से नॉर्मली याद रखने की, एक्चुअल में ये होता क्या है।